नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेट थ्योरी। तो ये सेट थ्योरी तो पढ़ेंगे मगर उस पर हम लोग पहुँचे इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं चैप्टर में। कि मान लीजिए कि आपको सेट थ्योरी में से पढ़ना होगा कि कोई भी नंबर रियल नंबर कब होगा, कोई भी नंबर जो है सो इरेशनल नंबर कब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास 9th में जो पहले पढ़े थे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बस एक ओवरव्यू लेंगे पूरे के पूरे चैप्टर का। ऐसा नहीं कि इसमें लिख करके बहुत बोरिंग तरीके से कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जहाँ पे ज़रूरत होगा वही लिखेंगे, बाद बाकी को बोल करके ही समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो नेचर में अवेलेबल होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है आप लोगों के साथ में कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये लिखने का तरीका 1 से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर। उसी तरह से होल नंबर के बारे में जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो W से हम लोग होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? W से होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 से स्टार्ट होगा और ये फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, या तो आप उसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको Z या Z जो भी आप प्रोनाउंस करते होंगे Z से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है इंटीजर के साथ में कि इंटीजर कहते हैं किस नंबर को। तो आपके पास में नंबर लाइन एक खींचा हुआ होगा। नंबर लाइन मतलब ये कि एक लाइन हो गया, इस पर एक 0 हो गया। अब इस तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो वैसा नंबर जो नंबर लाइन पे आ सके उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। मगर इस बात का खासा ध्यान रखना होता है कि इंटीजर में कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, तो ये कहला जाएगा इंटीजर में। जब हम लोग इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो यहीं से दो और टर्म निकल के सामने आता है। पहला हो गया पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हो गया नेगेटिव इंटीजर। देखिए, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को लिखना होगा वहाँ पे हम I के ऊपर में प्लस या फिर Z के ऊपर में प्लस सिंबल को यूज़ करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर के साथ में दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जैसे ही आपसे पूछ देंगे कि क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो फिर आप कंफ्यूज करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस झमेले से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि वैसा नंबर जो पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन है आपका। पॉजिटिव इंटीजर जहाँ कहीं से भी स्टार्ट होगा इसमें 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा ये मानना है कि अब तक आप लोग ये अनुमान लगा लिए होंगे कि नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। I लिखें, I के ऊपर में माइनस लगा दिए, या फिर Z लिखें, Z लिखें, इसके ऊपर में माइनस लगा दिए, तो ये कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। -1 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें वही कहानी है कि हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मगर देखिए, कन्फ्यूज़न अभी स्टार्ट होने वाला है आपके साथ में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात है ना। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि आप मुझे एक बात बताइए कि नॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव को प्लस और V लिखते हैं प्लस पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव नंबर किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? कौन कौन सा नंबर इसमें नॉन पॉजिटिव नंबर होगा? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, नॉन मतलब हो गया नहीं, पॉजिटिव मतलब हो गया पॉजिटिव नहीं होने वाला नंबर, यानी कि वैसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? तो देखिए, इसका आंसर ये होगा कि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ये 0 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। -1 इंक्लूड करेंगे और 0 पे जाके ख़त्म होगा, तो ये कहलाएगा नॉन पॉजिटिव नंबर। यानी कि इसमें सारा का सारा नंबर इंक्लूडिंग 0 हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। उसी तरह से है मेरे पास में नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया ये कि वैसा नंबर जो नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नंबर, जो नंबर नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो मेरा ख्याल है कि आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा उसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर। मेरे ख्याल है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग जो है सो आने वाले टाइम में जब हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के तरीके के हिसाब से इन सब चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, इस पर जाकर के काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अब तक थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा। बोरिंग तरीके से कोई लिखवा भी नहीं रहे, मगर अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में। तो जनरली ये बोला जाता है कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो लोगों को ये डेफिनेशन होता है कि वैसा नंबर इवन नंबर होगा जो 2 के टेबल से आसानी से डिविजिबल हो जाए। तो 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाए वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। बात बिल्कुल सही है।
मगर जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या 0 भी इवन नंबर होगा, तो बहुत सा बच्चा 11th क्लास में आने के बाद भी सकपका जाता है एक सेकंड के लिए कि 0 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो पहले इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या नंबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 को अगर हम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 को अगर 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। ये तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर है ना, आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर आते चला जाएगा। दूसरी तरफ अब आपसे ये पूछा गया था कि क्या डिवाइड करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल बार बार उठ सकता है कि क्या 0 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 0 से डिवाइड किया जा सकता है। हमारे कहने का ये मतलब है कि 0/2 लिखा हुआ है, क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल बहुत से बच्चे अगर डिवाइड नहीं किए तो डिवाइड करके देख लीजिए। 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई भी कर रहा है अपने आप में। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि वैसा नंबर इवन नंबर होगा तो क्या हम लोग हर एक बार डिवाइड करके देखना होगा। मान लीजिए 7 है, 4 4 3 2 1 7 6, क्या ये नंबर 6 के बाद 8 भी लगा देते हैं वैसा नंबर। अब इतने बड़े नंबर को क्या हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, हम लोग इसके यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होगा तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसी तरीके से अब आप ये आराम से समझ सकते हैं कि ऑड नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 आएगा, वैसा नंबर हमेशा क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर के बाद अब हम लोग बात कर ऑड इवन समझने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखिए प्राइम नंबर बोलते के साथ ही लग रहा होगा, प्राइम नंबर तो हम लोग बहुत बार सीखे हैं, मगर ये याद रखिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में भी कभी कभी 11th क्लास में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मैं ही आपसे पूछ दूँ ना, क्या आप मुझे एक बात बताइए कि क्या -5 प्राइम नंबर है, सोच करके बताइए। तब तक हम लोग जो है प्राइम नंबर को सीखते हैं पहले। देखिए प्राइम नंबर के बारे में बोला गया है कि वैसा नंबर, मान लीजिए हम 5 ही लिखे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या -5 प्राइम नंबर है। मैं बात कर रहा हूँ 5 के बारे में। 5 का 2 ही फैक्टर होगा, पहला 1 और दूसरा 5। इसके अलावा 2 से ना कम होना चाहिए फैक्टर, ना इसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्राइम नंबर बनेगा। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए आपसे कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो 1 का फैक्टर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही एक ही होगा अपने आप में। तो इसीलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। क्यों, इसका 2 फैक्टर आएगा, 1 और दूसरा ये खुद, 1 और दूसरा ये खुद आएगा, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर, जिसमें 2 ही फैक्टर आना चाहिए। 2 के अलावा तीसरा कोई भी फैक्टर होगा तो ये नहीं होगा, तो ये कहलाएगा। दूसरी तरफ जब भी हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा इस बात को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है कि वैसा नेचुरल नंबर जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है, 1 एंड ओनली 2 फैक्टर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ही वो जाकर के प्राइम हो सकता है या प्राइम नहीं होगा। नेगेटिव नंबर के सेंस में कभी भी ये प्राइम नंबर नहीं होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव नंबर के सेंस में ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के बारे में बात कर ली, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर वगैरह भी रिवीजन कर रहे हैं तो रैशनल नंबर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये समझेंगे कि रैशनल नंबर किस तरह का नंबर होगा। मगर प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका HCF निकालने पे 1 आएगा, जैसे कि 2 और 3 एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं। 2 और 3 का जब भी हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF हमेशा 1 आएगा, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम 2 और 3 के अलावा मान लीजिए एक नंबर बोल दिया जाए कि 18 और 7, ये भी आपके पास में क्या हो सकता है, ये भी आपके पास में को प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो HCF आएगा वो HCF आएगा 1। अगर HCF जिसको पता ना हो या रिवीजन करना चाहते हो तो 7 लिखें, 18 लिख दिए यहाँ पे, 7 2 14, 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 1 टाइम्स में 4, 3 वापस से ये 4, 1 टाइम्स में 3, ये 1 और यहाँ पे 3 टाइम्स में ये 3 माइनस होकर कैंसिल आउट होकर के 0, तो ये इसका HCF आ जाएगा। जिसको पता नहीं होगा उसके लिए ये तरीका था। वैसे अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर बात किया जाए तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, 9 × 2 18, और 7 को लिखेंगे 7 × 1, यहाँ भी 1 कर देते हैं,
इन दोनों में 1 ही कॉमन दिख रहा है तो भी ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो कहने का ये मतलब था कि जिस किसी भी नंबर का HCF आपके पास में 1 आएगा वैसा नंबर हमेशा को प्राइम नंबर ही कहलाता है। को प्राइम नंबर के बाद अब हम बात करने वाले हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में कि ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विंस का मतलब ही आपको सुन के लग रहा होगा, इसके बारे में मेरे ख्याल से लग रहा है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। तो हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर पे आए, इससे पहले एक बात मैं और रिपीट कर देता हूँ कि दो नंबर जिसके बीच का HCF 1 आएगा, इसलिए हमको इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वैसे जगहों पे जहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में, जैसे लिखते हैं P and Q is a rational number if and only if Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। ये RD शर्मा में बहुत यूज़ होता है, P and Q are co-prime नंबर, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। खैर अब हम लोग बात करते हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं वापस से ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। थोड़ा सा बोर्ड वगैरह साफ कर लिया गया है। तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर होता है जिसमें पेयर में चीज़ आएगा, दो नंबर आएगा, दोनों को दोनों प्राइम नंबर होगा। 2 और 3 प्राइम नंबर है। 5 और 7 के बारे में बात करें तो ये भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर हम 11 और 13 के बारे में बात करें, दोनों को दोनों नंबर प्राइम नंबर है। तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे ये ट्विंस प्राइम नंबर है। इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे, ट्विंस प्राइम नंबर है। ट्विंस प्राइम नंबर के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम ट्रिपलेट के बारे में। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब ये होगा कि वैसा नंबर जिसमें प्राइम ट्रिपलेट, ये सब पहली बार आ रहा है, इसको लिख देते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर वैसा नंबर होगा जिसमें 3-3 का पेयर बनेगा, जैसे कि 2, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आना चाहिए। प्राइम नंबर 2, 3 और 5 लगातार है, इसके बीच में कोई भी नंबर वैसा नहीं है जिसको हम लोग स्किप करेंगे। फिर से कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 97, 101 और 103। ये भी कैसा नंबर है, ये अपने आप में एक प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। तो ये था प्राइम ट्रिपलेट नंबर के बारे में, ट्विंस प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर आएगा, उसको बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और ये 4 खुद, 6, 1, 2, 1, 2, 3 और ये नंबर 6 खुद। तो इस तरह का सारा नंबर जो होगा वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ डेसिमल्स के बारे में। जब हम लोग डेसिमल्स समझ लेंगे तो हम लोगों को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि रैशनल और इरेशनल समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सीधी से डेसिमल्स के बारे में। देखिए 2 एग्जांपल्स इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पे लिखा होगा 1/2, इसका मतलब होगा 0.5, और कहीं पे लिखा होगा 1/3, इसका मतलब होगा 0.333 और इसको लिखेंगे 0.3 और 3 पे रैकरिंग या बार। इसको रैकरिंग या बार दोनों ही बोल सकते हैं। जब सेट थ्योरी में ही हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, वर्टिकल बार के बारे में। वर्टिकल बार बोल दीजिए या फिर ये सिंबल आपको मिलेगा, इसका मतलब होगा सच दैट। ठीक है, इसके बारे में सेट थ्योरी में पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, मगर फिलहाल तो बेसिक्स का ही रिवीजन हो रहा है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई 11th क्लास बहुत दूर आ गया, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। और ख़ास करके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बाकी के लिए तो है ही है। ये हो गया। देखिए वैसा नंबर जो अपने आप को डेसिमल्स के बाद एक जगह पे आके रोक ले, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए लिख नहीं रहे इस पर। वैसा नंबर जो डेसिमल्स के बाद आकर के अपने आप को 1 प्लेसेस के बाद, 2 प्लेसेस के बाद, 4 प्लेसेस के बाद रोक ले, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। वैसा नंबर जो डेसिमल्स के बाद कंटिन्यू रिपीट होना स्टार्ट कर जाए या फिर 3 की पावर बार आ जाए, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ये नंबर कैसा नंबर है, टर्मिनेट तो कर रहा मगर रिपीट कर रहा है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर लें कि रूट के बारे में, रूट 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू होगा 0.14, इसके आगे कंटिन्यू चलने वाला नंबर होगा 1.414, ये इसके आसपास का कुछ वैल्यू आता है। तो आप इस तरह के नंबर में देखिएगा, या फिर हाँ ठीक है, ऐसा नंबर जिसके बाद में जो है देखिए यहाँ पे इसको लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, वो गलती 0 से स्टार्ट कर दीजिए कि 2 फर्स्ट टेबल आना चाहिए, 0 पॉइंट गलती से आ गया। डेसिमल्स की वजह से शायद ऐसा हो गया, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा और लिखने में इसको यहाँ पे कॉपी कर दिए। प्रैक्टिस होने के बाद भी ये गलती हो रहा है हम लोगों से, तो मेरा उम्मीद है कि आप भी इस गलती से सीखेंगे कम से कम, और आप ये कोशिश करेंगे कि जितने भी आप प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस की वजह से आपको गलती ना हो सके, जबकि हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे फिर भी ये गलती हो जा रहा है। रूट 2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.414,
1.414 इस तरह से। और ये नंबर ऐसा नहीं यहाँ पे आके रुकेगा, ये नंबर अपने आप को कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाते रहेगा। तो ये हो गया वैसा नंबर जो कभी भी अपने आप को ख़त्म ही नहीं करेगा, वापस से दूसरा, वापस से तीसरा, वापस से चौथा, कोई खास पैटर्न नहीं होगा। तो ये नंबर कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कभी अपने आप को ना टर्मिनेट करेगा ना कभी अपने आप को रिपीट करेगा, ऐसा नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब देखिए जब हम लोग डेसिमल्स में इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, ये तो सारा का सारा डेसिमल्स के बारे में ही बात चल रहा था, इसी में टर्मिनेटिंग आया, इसी में नॉन टर्मिनेटिंग आया, इसी में टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आ गया। मगर अगर इसकी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज़ करना चाहें तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। कैसे? रेशनल नंबर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुआ था कि P/Q के फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे ये लिखा होगा कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ये लिखा होगा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यानी कि इसके बीच का HCF 1 आएगा। जैसे कि मान लीजिए 6/4 लिखा हुआ है, तो 10th क्लास में ठीक था, ये काम चल जाया करता था कि 6/4 है तो इसका मतलब होगा 3/2, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। ये बच्चा वाला जो गोलू मोलू वाला बात था वो 10th क्लास में आकर खत्म हो गया। अगर आपसे पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है तो सीधे सीधे जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन में भी ये पढ़े थे, बचपन मतलब 10th क्लास में, पिछले साल ही, इसी साल ही ये पढ़े थे कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, और इन दोनों के बीच में 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि 3/2 क्या हो सकता है आपका, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके बीच में HCF 1 है, और ये आपका HCF 1 नहीं होने की वजह से ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ये था रेशनल नंबर के बारे में। उसी तरह से जब भी हम लोग बात करते हैं 22/7 के बारे में, ये रेशनल नंबर को समझने के लिए 22/7 के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.142857 और इस पर रैकरिंग आ जाएगा, यानी कि ये नंबर वापस से अपने आप को रिपीट करेगा। जबकि अगर हम लोग ये वैल्यू बताएं पाई इज इक्वल टू, तो 3.141592, इस तरह से ये नंबर कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेगा। पाई कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। देखिए शुरू में देखने में तो ये लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का पाई की जगह पे इसका रख दें या फिर ये रख दें 22/7, दोनों का वैल्यू सेम होता है, मगर ऐसा बड़े क्लासेस में जनरली होता नहीं है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पाई को किसी अलग सेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि इन दोनों का वैल्यू भले 3.14 आ रहा है, इसके बाद भी ये नंबर अपने आप में क्या नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, और पाई क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर कभी भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होने की वजह से ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, और दूसरा वाला जो नंबर था वो कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये था रैशनल नंबर के बारे में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उठ रहा है कि अब तो ठीक है, यहाँ तक का आपको पूछ दिया आपसे कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो सारा बात सही है कि क्या हम लोग रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि सारा काम रियल नंबर के बाद ही तो सारा कुछ आना स्टार्ट होता है ना, कि रियल नंबर आखिर होगा क्या। देखिए रियल नंबर के बारे में बड़ा सिंपल सा बात बोला गया है कि रियल नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये नंबर लाइन हो गया आपका, क्या इसमें हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्लास 9th के थोड़े से कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, जहाँ पे 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लिए, इस पर 90 डिग्री के एंगल को बनाएं, जितने डिस्टेंस के यहाँ से वहाँ तक सेम लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये 1 का तो ये रूट काटेंगे तो ये 90 का है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके √2 आ सकता है। फिर हम लोग क्या करते थे, पॉइंट को यहाँ पे रखे, एक आर्क ऐसे करके कंपास से ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो √2 का डिस्टेंस आएगा। ये हम लोग किए हुए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि वैसा नंबर ही रियल नंबर कहलाएगा जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर रियल नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहीं पे एक सवाल मन में उठता है। वैसे देखिए 5/4 होगा, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और 4/5 होगा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सब बहुत सिंपल सा है, आप इसको डिवाइड वगैरह करके भी चाहे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कम से कम कर सकते हैं, तो ऐसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो हम लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा नंबर भी हो सकता है, ये नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना किया जा सके? बिल्कुल हो सकता है, मगर उससे पहले एक बात समझिए कि अगर आपके पास में कहीं पे लिखा हुआ है -5 रूट में -√5, तो इसका मतलब होगा कि ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? कि माइनस का जो सिंबल है वो रूट से पहले लिखा हुआ है। मगर उसी तरफ क्या है कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें -1, तो ये नंबर रूट के अंदर होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाएगा। हम लोगों को काफ़ी डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर का,
11th क्लास में। तो यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात स्टार्ट होता है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि हर एक नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इस पर आते हैं। इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयोटा का, आई, इसको स्मॉल लेटर में आई से लिखते हैं। इसका मतलब होता है आयोटा, IOTA, आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि अगर इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड में तो क्या -1 × -1 लिखेंगे इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर हम इसको आई लिख सकते हैं तो इस वाले को भी आई लिखेंगे, यानी कि आई, सॉरी यहाँ पे -1 था, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए बोला गया, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर हम इस तरह से कर देते हैं, अगर हम लोग स्क्वायरिंग करने के लिए बोला गया और हम इस तरह से आई स्क्वायर को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास में एक लूप होल आ जाएगा। एक्चुअली क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ थोड़ा चलेगा, तो इसी की वजह से यहाँ पे ऐसा कर दिया, मगर आप ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए ये गलत बन जाएगा वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, क्यों, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही हम लोगों को -1 लिखे 1/2 लिख देंगे रूट की जगह पे, और ये 2 बाहर में जो लिखा हुआ वो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आई स्क्वायर, यानी कि आपके पास आई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 का। ये ऐसे था, वो हम लोग अगले कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे क्या करते हैं। ये आ गया आई का। दूसरा, अगर हमको i³ निकालना होगा तो इसका मतलब होगा आई स्क्वायर × आई, तो i³ तो फाइंड ही करना है, आई स्क्वायर की जगह पे क्या हम लोग -1 रख दें, इंटू आई की जगह पे क्या हम लोग √-1 रखेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि i³ इज इक्वल टू -1 ऐसे लिखेंगे, इस पूरे नंबर को हम लोग क्या i लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हम लोग i³ इज इक्वल टू -i लिख सकते हैं। i³ का वैल्यू क्या आ गया, माइनस। अब इसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, i⁴ इज इक्वल टू, i⁴ का मतलब होगा आई स्क्वायर × आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह पे देखिए बताइए -1, तो वैसे बात इसकी जगह पे -1 होगा, -1 × -1 इज इक्वल टू 1 कब i⁴ होगा तब। तो ये 4 तरह से ही हम लोग सीख सकते हैं। देखिए 4 के बाद से बात करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। i⁴ लिखें तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे i लिखें, 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ आने वाला होगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 7 लिखा हुआ है, i⁴ यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 × i⁴, इसका मतलब तो सिंपली 1 होगा, इसका मतलब तो सिंपली 1 आ गया। तो इसको तो बहुत आसानी से 1 को किसी भी नंबर से i⁴ को हम लोग क्या ले सकते हैं, -i। तो 1 को जैसे ही आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद अपने आप में रिपीट करेगा, यानी कि -i इसका आंसर आ जाएगा, i⁴ 7 का वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग समझ गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को मोटा मोटी इतना चीज़ों के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर तक में पढ़ना था। अब जो वीडियो आएगा वो आएगा RD शर्मा का। देखिए अगर हम लोग 1 घंटे में मेरी तरफ से बन सकता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अभी 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट ही किए होंगे, तो आपसे भी ये ज़रूर बन जाएगा 1 घंटे में। तो मेरे साथ में 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताना है, घर पे बैठ करके 1 घंटा और टाइम चाहिए मुझे, यानी कि 2 घंटे का टाइम। जहाँ कहीं भी इसमें कोई दिक्कत होगा, मेरा पूरा कोशिश ये होगा कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो दिया हुआ होगा आप उस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेजिए। RD शर्मा का कंप्लीट होने का गारंटी मेरी तरफ से है। इसके अलावा IIT के लिए जो भी कुछ भी हो सकता है वो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए तैयारी में कोई कोर कसर ना छोड़ें, मगर फिलहाल मेरा कंप्लीट फोकस RD शर्मा पे ही होगा, ताकि एक बार जब कुछ चीज़ पटरी पे आना शुरू हो जाए फिर हम लोग अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि विद्या निवास के साइट पर जो ये वीडियो जाएगा वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगला वीडियो के लिए आप ज़रूर देखिएगा। RD शर्मा का 1.1 का 1.2 का आंसर आ जाएगा, मतलब बता के आएगा कम्प्लीटली तरीके से, आप लोग उसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।